हेलो एवरीवन। सो आप सबका लेजेंडरी फिजिक्स में स्वागत है। सो हम लोग अभी जो डिस्कस करने वाले हैं वो इस बार जो सीबीएसई का एग्ज़ाम है, इस बार क्या मतलब कल ही है जो सीबीएसई का फिजिक्स का पेपर, तो उसके ऊपर जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से। ऐसे मेरा सीबीएसई को और बोर्ड वाले के लिए पढ़ाने के लिए बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस रहा है। तो उसके बेसिस पे हम जितना भी क्वेश्चन हमको ऐसा लगता है, मतलब न्यूमेरिकल वाइज तो कोई ऐसे बता नहीं सकता, टॉपिक हम बता सकते हैं न्यूमेरिकल वाला कौन सा आएगा, लेकिन न्यूमेरिकल एग्जैक्टली कौन क्या आएगा वो तो कोई बता नहीं सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन वाला जितना पार्ट है वो आपको हम बता सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लग रहा है, हम सारा डेरिवेशन का नाम यहाँ नहीं बताने आए हैं। हमको जो लगता है ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, कोई गारंटी नहीं आने का, लेकिन मेरे को जो लगता है वो अपना एक्सपीरियंस से हम बता रहे हैं आपको। तो वो टॉपिक्स आप जरूर करके जाइए। हो सकता है आपके पास लिखा हुआ भी होगा वो सारा टॉपिक्स, तो आपको आप उसको जरूर से करके जाइए। तो हम आपको फटाफट यहाँ पर बताते हैं, ठीक है। पहले तो आप देख लीजिए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर जैसे मेरे पास सिलेबस है, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तब तो बहुत अच्छा है, और अगर अदर बोर्ड भी है तो भी वो उसको फॉलो कर सकता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से सबसे पहले तो आप गॉस थ्योरम में, गॉस थ्योरम का जो एक आपका इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर जो है, इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है गॉस थ्योरम वाला, उसको आप पहले कर लीजिए। इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ई इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, तो ये वाला जो होता है उसको कर लीजिए। फिर आपका जो इन्फाइनाइटली लॉन्ग जो शीट होता है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड आता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो उसको आपको कर लेना है। उसके बाद जो आपका स्फेयर होता है यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, थिन स्फेरिकल शेल माने हॉलो वाला, हॉलो वाला जो आपका स्फेयर है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है इनसाइड पे कितना आता है, ऑन दी सरफेस कितना आता है, आउटसाइड कितना आता है। मतलब ये गॉस थ्योरम का जो 3 एप्लीकेशन है इसको आपको पहले कर लेना है। ये पहला चैप्टर में और भी बहुत सारा है जैसे डाइपोल और ये सब का भी है, बट गॉस थ्योरम का एकदम करके ही जाइए, उससे आने का चांस इस बार ज़्यादा है। उसके बाद फिर और हम आपको जो बता रहे हैं वो हमको लग रहा है जो एकदम 100% आने का चांस, वो टॉपिक्स बता रहे हैं। फिर आपका नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं। तो इसमें तो आपका देखिए डेरिवेशन वाइज सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका ये वाला फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला आने का बहुत ज़्यादा चांस है, यू इज इक्वल्स टू माइनस पी डॉट ई। ये वाला फॉर्मूला आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, यू इज इक्वल टू माइनस पी डॉट, ये सेकंड चैप्टर का आपको हम पहले बताएं। ये वाला फॉर्मूला है ना, माइनस पी ई कॉस थीटा जो आता है इसका। अच्छा, उसके बाद फिर इसी वाले में, यही वाला चैप्टर में, सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में, जो आपका कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन है, मतलब ये जो होता है सी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये वाला निकालने आपको आना चाहिए। इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर आपका जब डाइलेक्ट्रिक जो होता है वो, एक तो आपका ये वाला भी एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी आप देख लीजिए, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। और फिर एक और आप इसको भी देख लीजिए, एंड ये भी सी इज इक्वल्स टू के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। एक और जो आपका होता है जब कैपेसिटेंस बढ़ जाता है तो ये उसका एक्सप्रेशन है, ठीक है। और एक और आपका जब होता है कि जब हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक को आधा डालते हैं तो उसका जो डेरिवेशन होता है वो, ठीक है। आप इसको सर्च कर सकते हैं, हम बोल दे रहे हैं, मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, हम बोल देते हैं आपको। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन द डाइलेक्ट्रिक इज हाफ इंसर्टेड, हाफ इंसर्टेड, तो उसका ऐसे बीच इधर भी बढ़ा हो सकता है, बीच में भी भर सकते हैं। तो उसका जो एक्सप्रेशन आता है वो आता है आपका एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, डी माइनस टी प्लस टी बाई के, तो इसका भी डेरिवेशन आने का चांस है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट, ऐसा डेरिवेशन तो बहुत सारा है लेकिन जो हमको स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट लग रहा है वही बस आपको हम बता रहे हैं। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, कोई ऐसा गारंटी नहीं है, लेकिन हम अपना जो अनुभव से जो हम वो आपको शेयर कर रहे हैं। तब नेक्स्ट जो है ये तो हो गया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका एनर्जी स्टोर का डिलीट है, तो बस आप इतना ही करके जाइए, इसमें ज़्यादा आपको हम इसमें प्रेशर नहीं डालेंगे, बस इतना ही करके जाइए, सेकंड चैप्टर का हो गया, ठीक है। डाइपोल वाला भी आ सकता है बट उसका हमको ले, हमको जो इंपॉर्टेंट लगा वो आपको बता दिए। अब इसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला में आपका ये जो सबसे पहले तो ये आप एकदम जरूर से करके जाइए, आई इज इक्वल्स टू वी डी ई एन ए, इसको जरूर से करके जाइए करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको ये तो जरूर करके जाना है। हम जो आपको बोल रहे हैं आप कर लिखते जाइए, लिखते भी जाइए, और अगर आप सुन रहे हैं तो उसको वीडियो को आगे पीछे करके लिखते भी जाइए, ठीक है। सिलेबस अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है, उससे भी देख सकते हैं, तो ये तो करना ही है। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन होता है वी डी इज इक्वल्स टू ई बाई एम, ई बाई एम टाउ एवरेज, तो इसको भी आप चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। ये एक हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ऐसे तो बहुत सारा टॉपिक्स है। उसके बाद फिर आप इंपॉर्टेंट वाला जो है फिर आपको हम बताते हैं जो एकदम, ये तो दो ठो हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये भी करके जाइए, क्या पता ही छोटा सा नंबर का आ जाए। ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, ये भी आप करके चल जाइए। ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या होता है, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म याद नहीं है?
V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो उसको वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिखते हैं V की जगह पे E, I की जगह पे J, और ये रेजिस्टेंस की जगह पे रो। तो ये वाला जरूर से करके जाइए। ठीक है, ये तो हो गया। अच्छा, और क्या कर सकते हैं, आपका जो सेल्स होता है ना, सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल, उसका भी होता है, तो वो ऑप्शनल, उसको नहीं लिख रहे हैं हम, इतना करिए पहले। ठीक है, उसको आ भी सकता नहीं, उसका कोई गारंटी नहीं है। जो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, आपको हम बता रहे हैं, जितना लिखे ये हो गया। अच्छा, उसके बाद और आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद फिर अच्छा, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि ये जो फॉर्मूला है ना आपका, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, ये वाला टॉपिक है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। उसमें जो ये वाला फॉर्मूला है आपका, R इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, इससे न्यूमेरिकल आने का चांस इस बार बहुत ज्यादा है, क्योंकि अभी बहुत साल से इससे नहीं आ रहा है, तो आने का चांस इससे बहुत ज्यादा है। इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, रो इज इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। इसका डेरिवेशन नहीं है, इसका न्यूमेरिकल हमको इसमें बस एक ठो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा चांस है, तो इसको आप करके जाइए। ठीक है, और करके, ये दोनों एक ही टाइप का फॉर्मूला है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या है कि किरचॉफ्स लॉ जो है, उसका कुछ प्रूफ नहीं हो सकता है, किरचॉफ्स लॉ लिखने आ जाए वो अलग चीज है, लेकिन डेरिवेशन वाइज फिर एक लास्ट इंपॉर्टेंट इसमें बता, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मूला, व्हीटस्टोन ब्रिज का जो एक्सप्रेशन होता है ना, R1/R2 इज इक्वल्स टू R3/R4, और इसको ध्यान रखिएगा, डेरिवेशन में लैंग्वेज खूब लिखना है, और इसको डेराइव करने आ सकता है किरचॉफ्स रूल की मदद से, किरचॉफ्स रूल की मदद। तो ये इतना इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, ये चैप्टर 3 का हो गया, ये चैप्टर 2 का हम लिख दिए हैं। ठीक है, अच्छा, अब आता है आपका मूविंग चार्ज। जल्दी जल्दी हम बता रहे हैं। मूविंग चार्ज में आपका पहले तो एम्पियर सर्किटल सोलिनॉइड का डेरिवेशन ये सब डिलीट है, सोलिनॉइड वाला बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, वो सिलेबस में नहीं है। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ आ सकता है। एम्पियर सर्किटल लॉ जो होता है, इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनसाइड, ये आ सकता है आपका, बहुत चांस है इसका डेरिवेशन आ सकता है, ये वाले का। इसको प्रूफ करने आ सकता है, बोलेगा स्टेट एंड प्रूफ एम्पियर लॉ, तो ये आ सकता है। अच्छा, उसके बाद फिर आपका उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद आपका, ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला होता है एफ मैग्नेटिक, इसमें तो बहुत सारा लग रहा है इंपॉर्टेंट, आई बी एल साइन थीटा, ये आ सकता है, इसका आने का चांस है, आई बी एल साइन थीटा, ये आ सकता है, इसका भी डेरिवेशन होता है। प्रॉपरली आपको लिख के, बहुत सारा थ्योरी भर भर के लिख के तब करना होगा। अच्छा, उसके बाद फिर हाँ, ये वाला भी एक होता है आपका, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 I2 अपॉन डी, ये वाला फॉर्मूला भी आने का बहुत ज्यादा चांस है। फोर्स पर यूनिट लेंथ इक्वल टू म्यू नॉट, ये वाला ये आपका फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर जो है, क्या हम हेडिंग बोल दिया इसका, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर, इसका भी डेरिवेशन आ सकता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर आपका और इसमें क्या इंपॉर्टेंट बच गया, मूविंग कॉइल, ये सब तो नहीं, और कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर एंड एम मीटर इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर एंड एम मीटर इंपॉर्टेंट है, कर सकते हैं आप। ठीक है, डेरिवेशन टाइप का छोटा सा है उसमें। और इसमें क्या, हाँ, टॉर्क का तो फॉर्मूला खैर कर लीजिए, ये वाला निब्बा साइन थीटा, निब्बा साइन थीटा भी आ सकता है। तो इतना आप करके जाइए, इसमें बहुत ज़्यादा लोड आप कम नहीं दे रहे हैं, इतना कर लीजिए इसमें इंपॉर्टेंट के हिसाब से। ठीक है, अब इसके बाद मैग्नेटिज्म एंड मैटर में तो सब कोई डेरिवेशन नहीं, सब डिलीट है, कोई डेरिवेशन नहीं है। ईएमआई में भी कोई वैसा डेरिवेशन नहीं है। मोशनल ईएमएफ जरूर करके जाइए, मोशनल ईएमएफ सिलेबस में नहीं लिखा है, लेकिन वो है, मोशनल ईएमएफ सिलेबस में नहीं लिखा है, लेकिन सीबीएसई उससे पूछता है हमेशा। ये तो आप लिख लेंगे, चैप्टर 2 का हम बताए थे, इसको मिटा रहे हैं। मोशनल ईएमएफ का डेरिवेशन जो होता है ना, ई इज इक्वल टू बीवीएल, जब एक रॉड को हम लोग चलाते हैं और उस रॉड में बैटरी पैदा होता है, मोशनल ईएमएफ बस एक इंपॉर्टेंट, बस उसको हम बता रहे हैं आपको, उसमें बताते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 6 तो बहुत छोटा है ऐसे भी, लेकिन इसमें जो जो लग रहा है हमको, एक मोशनल ईएमएफ ई इज इक्वल टू बीवीएल, इसको जरूर करके जाइए। वेलोसिटी, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड, इसको जरूर करके जाना है। उसके बाद फिर आपका जो सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो एक्सप्रेशन आता है, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस, जैसे सेल्फ इंडक्टेंस का एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एल का जो आता है आपका सेल्फ इंडक्टेंस का, फाई इज इक्वल टू एल आई होता है। तो वहां से जो आपका एल का जो एक्सप्रेशन आप लोग निकालते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, उसका जो फॉर्मूला, ये वाला नहीं, ये तो ऐसे ही जनरल लिखा हुआ है, सेल्फ इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है उसको आपको डराइव करने आ सकता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला है वो भी आपके लिए डराइव करने आ सकता है। ठीक है, जैसे सेल्फ इंडक्टेंस का एल बराबर जो आता है फॉर्मूला, उसको आप कर लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद फिर क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट जो है, ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको फिर हम बता देते हैं। समझ गए ना, इसमें एक सेल्फ इंडक्टेंस का जो एक्सप्रेशन होता है वो, और एक म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो एक्सप्रेशन होता है वो दोनों इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन प्रॉपर से। ठीक है, तो इसमें बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 3 ही टॉपिक है बस, तो तीनों इंपॉर्टेंट हो गया इसमें, 1 2 3। अच्छा, उसके बाद फिर आपको अगर बात करना है ऑल्टरनेटिंग करंट का, तो ऑल्टरनेटिंग करंट में आप एसी जनरेटर ट्रांसफार्मर तो पक्का कर लीजिए, चैप्टर 6-7 में ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी जनरेटर और ट्रांसफार्मर पहले पक्का करके जाइए, ये तो एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई भी आ सकता है। उसके बाद एलसीआर सर्किट सब तो कुछ नहीं है इसमें।
हाँ, एक चीज़ और आप करके जाइए कि जो आपका करंट वोल्टेज ये सब का जो इक्वेशन निकालते हैं हम लोग, सी सर्किट, आर सर्किट, एल सर्किट में, फिर एल आर में, सी आर में और एल सी आर में करंट और वोल्टेज का जो इक्वेशन का डेरिवेशन करते हैं, खास करके एल सी और आर में करंट और वोल्टेज निकालते हैं, जो करंट और वोल्टेज का डेरिवेशन, उसको जरूर करके जाइए, ठीक है। तो ये इतना हो गया इंपॉर्टेंट, बस इसमें इतना ही करना। अब आगे देखते हैं हम लोग, ई एम वेव में तो कुछ है नहीं डेरिवेशन। अच्छा, उसके बाद फिर रे ऑप्टिक्स में तो आप एक लेंस मेकर कर लीजिए, थोड़ा हम जल्दी बताते हैं आपको। लेंस मेकर फॉर्मूला पहले इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं हम जल्दी से। उसमें आप पहले लेंस मेकर फॉर्मूला पहले इंपॉर्टेंट है, उसको पहले करिए। लेंस मेकर फॉर्मूला, उसमें लेंस मेकर फॉर्मूला पहले कर लीजिए रे ऑप्टिक्स में, ठीक है। चैप्टर हम लोग पहुंच गए 9 में, रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में पहले आपका लेंस मेकर फॉर्मूला, उसको पहले फटाफट कर लीजिए, डराइव लेंस मेकर। लेंस मेकर के बाद यहाँ लिख देते हैं लेंस मेकर, लेंस मेकर। लेंस मेकर के बाद आप कर सकते हैं इसमें थिन लेंस फॉर्मूला भी कर ही लीजिए, और वो रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, लेंस मेकर हो गया। फिर ये वाला रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, इसका भी होता है डेरिवेशन, स्फेरिकल सरफेस। अब उतना टाइम नहीं लिखने का, स्फेरिकल सरफेस इसका भी कर लीजिए। फॉर्मूला आता है लंबा चौड़ा म्यू नॉट, ये एन टू बाई वी माइनस एन वन बाई यू, लंबा है फॉर्मूला, अब यहाँ लिखेंगे भाई तो सारा टाइम चला जाएगा। एन टू बाई वी माइनस एन वन बाई यू इज इक्वल्स टू एन टू माइनस एन वन बाई आर, ये वाला भी फॉर्मूला करना है। लेंस मेकर का फॉर्मूला, अब उतना टाइम ही नहीं लिखने का, लेंस मेकर अब हम लिखते रहे यहाँ पर, टॉपिक बता दे रहे हैं, उसको आपको खुद खुद के देखना है, एन टू एन वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, ये कर लेना। उसके बाद फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम बता दे रहे हैं, ऑप्टिकल इसका सेकंड पार्ट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, मोमी जो होता है वो, इसको ड्राइव करने आना चाहिए आपको, और इसका जो केसेस है वो भी, और इसका न्यूमेरिकल, इसमें न्यूमेरिकल भी आएगा 100%, इसमें न्यूमेरिकल भी आने का बहुत ज़्यादा चांस है। और जो आपका ये होता है टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल वाला, एस्ट्रोनॉमिकल वाला जो टेलीस्कोप है, उसका जो मैग्निफिकेशन का एक्सप्रेशन है ना, वो ये दोनों आपको अच्छे से करके जाना है। एफ ओ बाई जो होता है आपका एफ ओ बाई यू ई, ठीक है। तो ये दोनों आपको अच्छे से करके जाना है, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों का है ना। अच्छा, उसके बाद फिर क्या है, नेक्स्ट 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 फिर मैग्नीफाइंग पावर इन दोनों का। फिर आपको वेव ऑप्टिक्स जो है, वेव ऑप्टिक्स में तो दो ही चीज़ बस, सब डेरिवेशन, इसमें कुछ डेरिवेशन नहीं, सारा हट गया है। वेव ऑप्टिक्स में बस दो टॉपिक का ही डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, बस दो हम लिख दे रहे हैं आपका वेव ऑप्टिक्स का, इधर लिखते हैं। वेव ऑप्टिक्स में बस दो ही डेरिवेशन एकदम आने का, हाइजीन प्रिंसिपल का जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का प्रूफ है, वो दोनों आने का बहुत ज़्यादा चांस है। हाइजीन प्रिंसिपल का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन अदर बोर्ड्स में हो सकता है कि सीबीएसई से डिलीट किया हो, नहीं पता हमको, लेकिन ऐसे अगर हम सीबीएसई का स्पेसिफिक बात करें तो उसमें तो हाइजीन प्रिंसिपल का आना बहुत एकदम 100% है। हाइजीन प्रिंसिपल का, अरे यार चैप्टर ये हम बता रहे हैं आपको, हाइजीन हाइजीन प्रिंसिपल जो है, हाइजीन प्रिंसिपल का बहुत ज़्यादा चांस है। हाइजीन प्रिंसिपल में रिफ्लेक्शन का और रिफ्रैक्शन का जो प्रूफ आने का चांस है बहुत ज़्यादा है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को जो वेव थ्योरी के बेसिस पे वो प्रूफ किया था, उसका आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। ये एक ही बस टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है इसमें, चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स में, बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, इसका डुअल नेचर में, डुअल नेचर में डुअल नेचर में डुअल नेचर में डुअल नेचर में तो वैसे कोई डेरिवेशन है नहीं है जो आने लायक है। हाँ ठीक है, डिब्रोगली वेवलेंथ प्रूफ करने आ सकता है। डिब्रोगली वेवलेंथ जो होता है ना, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, ई आ सकता है लेकिन बहुत कम चांस है, फिर भी एक करके जाइए, बाकी और कुछ भी नहीं है डिब्रोगली वाला में। अच्छा, उसके बाद फिर एटम्स में आपका जो चैप्टर 12 है, इसमें रेडियस का एक्सप्रेशन जो होता है आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई पाई एम जेड स्क्वायर, इसको आ सकता है प्रूफ करने। रेडियस आपको याद है तो स्पीड का भी निकल जाएगा, वो भी आएगा। तो एक रेडियस ऑफ एटम इंपॉर्टेंट हो गया। फिर आपका स्पीड का भी इसमें फॉर्मूला डराइव करने आ सकता है, ठीक है, लिखते जाइए। अच्छा, उसके बाद फिर हाँ, एनर्जी, टोटल एनर्जी जो आपका आता है ना, टोटल एनर्जी जो आता है आपका, टोटल एनर्जी जो आपका आता है, डेरिवेशन जो होता है टोटल एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसका भी डेरिवेशन आ सकता है टोटल एनर्जी का। टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है उसका डेरिवेशन भी आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट है आपका, जैसे आप एनर्जी निकालते हैं ना, फर्स्ट ऑर्बिट -13.6 होता है, उसके बाद इतना होता है, उसके बाद इतना होता है, तो -13.66 n स्क्वायर बाई जेड, ये आपका सॉरी जेड अपॉन एन स्क्वायर है ना, ये होता है ना आपका टोटल एनर्जी का फॉर्मूला, -13.6 जेड
मतलब एटो जेड बाई एन स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला आपका ना टोटल एनर्जी का। तो इसका डेरिवेशन आने का बहुत ज़्यादा चांस है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है यहाँ पर, तो ये टोटल एनर्जी वाला भी डेरिवेशन आने का आपका बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो हम आपको बताएं कि टोटल एनर्जी का भी ये वाला जो है फॉर्मूला, टोटल एनर्जी -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, इसका भी आने का चांसेस है। यहाँ पर स्क्वायर लगेगा, ठीक है। -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, इसका भी फॉर्मूला आने का चांस, इसका भी डेरिवेशन आने का चांस है ये वाला का, बहुत बार आया हुआ है पीवाईक्यू में भी। तो इसलिए आप इसको भी बढ़िया से प्रैक्टिस करके जाइए, इसको भी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए, ठीक है। फिर आपको हम बता रहे हैं और क्या चीज़ आ सकता है, एक सेकंड। इसके बाद फिर नेक्स्ट आपको हम बता रहे हैं, एक सेकंड बस रुकिएगा, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। फिर आपका क्या बच गया, चैप्टर 12 हो गया, चैप्टर 13। हाँ, चैप्टर 13 का ही बता देते हैं। चैप्टर 13 जो है आपका, चैप्टर 13 न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई से जो न्यूक्लियर डेंसिटी है, न्यूक्लियर डेंसिटी उसका जो डेरिवेशन है कि न्यूक्लियर डेंसिटी सारा न्यूक्लियस का सेम होता है, रो इज इक्वल टू 3 m डिवाइड बाई 4 पाई r0 का क्यूब। ये जो है आपका, ये आने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो बहुत दो लाइन का डेंसिटी, लेकिन इसको करके आपको बहुत, मतलब बहुत ज़रूरी है आपको इसको अच्छे से करके जाना। तो ये वाला आप कर सकते हैं, ठीक है, इतना है। और इसके बाद बताते हैं हम, और एक ये हो गया, एक सेकंड। एक तो आपको फिर सेमीकंडक्टर का हम बता रहे, बस हो गया इतना ही है। सेमीकंडक्टर का फिर आपको हम बता देते हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर का भी आपको हम बता देते हैं, एक सेकंड। यहाँ पर ये वाला जो फॉर्मूला है क्या होता है, 3m/4 पाई r0 का क्यूब, ये आ सकता है। फिर सेमीकंडक्टर का लास्ट आपको हम बता दें, सेमीकंडक्टर जो है उससे आपका हाफ वेव और फुल वेव आने का चांस बहुत ज़्यादा है। चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर से हाफ वेव एंड फुल वेव, या तो हाफ वेव आएगा, या तो हाफ वेव, या तो फुल वेव, दोनों में से कोई एक, या तो हाफ वेव आएगा या तो फुल वेव आएगा, ठीक है। बस इतना ही आप करके जाइए, हाफ वेव आएगा या तो फुल वेव आएगा, और तो कुछ ऐसा डेरिवेशन लाइक सेमीकंडक्टर में है नहीं। बाकी आप सेमी एन टाइप पी टाइप में डिफरेंस क्या है, ये सब पढ़ के जा सकते हैं, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट हमको जितना लगा वो आपको हम बता दिए, बहुत ज़्यादा हम आपको रायता फैला के नहीं बताएं, जितना हमको लगता है उतना हम बताएं। बाकी सीबीएसई क्या देगा वो तो बहुत बहुत भयानक है, वो बताना। डेरिवेशन जितना इंपॉर्टेंट था वो आपको हम बता दिए। चलिए ठीक है भाई, थैंक यू, बाय। आपके लिए एग्जाम के लिए जो आपका है 24-25, उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट, बाय बाय।